नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी एटिक में। मैं हूं तुषार पाठक। अभी तक पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एडवेंट ऑफ पोर्टुगीज़ और उनके डिक्लाइन के बारे में और उनके क्या-क्या रिमेनिंग इफ़ेक्ट्स रह गए थे। अब आज इस लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे डच और डेन्स के बारे में कि वो कैसे आए और उन्होंने यहाँ पे क्या किया। बेसिकली हम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से उनके रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, उससे रिलेटेड थोड़ा-थोड़ा देख लेते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने बस वही चीज़ें याद रखनी है बेसिकली। इसके बाद जो हम ब्रिटिश और फ्रेंच के बारे में पढ़ेंगे, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू डच एंड डेन्स। अब डच कौन थे जी? नीदरलैंड्स वाले। डच कंपनी पहली बार यहाँ पे आई थी 1602 में, ठीक? और ये कंपनी जो यहाँ पे आई थी, ये एक प्रॉपरली मेड मल्टीनेशनल कंपनी थी। ये पहली ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी थी जो कि बहुत ही अच्छे लेवल पर क्रिएट की गई थी। बाकी भी सभी जो यूरोपियंस आए थे, उनकी कंपनीज इतनी अच्छे से नहीं एस्टैब्लिश थी जितनी ये एक मल्टीनेशनल लेवल की कंपनी क्रिएट की गई थी डच के द्वारा। अब डच ने अपनी बहुत सी फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश की इंडिया में। उनमें से जो बेसिकली हमें याद रखने वाली जगह है, वो है मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत और नागापट्टनम। इनमें जो पुलिकट है, ये पहली मेन सेटलमेंट थी डच की इंडिया में। और दूसरा जो मेन सेंटर था डच का, वो था नागापट्टनम। ये आपने बात ध्यान में रखनी है। अगर आपको प्रीलिम्स में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि पहली एमएनसी कौन सी थी जो प्रॉपरली एस्टैब्लिश थी, वो डच की थी, ठीक है। और डच का जो मेन सेंटर था सेटलमेंट का, वो कौन सा था? वो पुलिकट था। और सेकंड मेन सेंटर कौन सा था? वो नागापट्टनम था। अब जब डच इंडिया में आए थे, तो उस टाइम के दौरान एक रूलर थे ट्रेवनकोर के, जिनका नाम था मारतंड वर्मा। ये एक हिंदू रूलर थे और इनकी तब फाइट हुई थी डच से। तो इन्होंने उनको हरा दिया था उस बैटल में। अब ये बात याद रखने वाली क्यों है? क्योंकि ये एक अकेले हिंदू पर्सन थे जिन्होंने इनिशियल यूरोपियन इन्वेडर्स को इंडिया में हराया था। अब 1602 में डच इंडिया में आए थे, लेकिन जाते जाते मतलब 1824 ईस्वी में क्या होता है, ब्रिटिश और डच के बीच में एक ट्रीटी साइन हो जाती है, जिसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश को फ्रीडम ऑफ ट्रेड जो है वो इंडिया में मिल जाता है और डच को फ्रीडम ऑफ ट्रेड दिया जाता है इंडोनेशिया में। मतलब ब्रिटिश जो हैं वो डच को जब इंडोनेशिया से वो ट्रेड करेंगे तो वो उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और जब ब्रिटिश इंडिया में ट्रेड करेंगे तो डच इंडोनेशिया से उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपस में इनकी एक ये ट्रीटी हो जाती है। अब जब इंडिया और इंडोनेशिया से ट्रेड की बात चली है, तो मैं आपको इसके साथ जो ट्रेड जो होता था यहाँ पे इस एरिया में, ट्रेड जो होता था यूरोपियंस का, उसके एक पैटर्न के बारे में समझाता हूँ। अब शुरुआत में जब ब्रिटिश इंडिया आएंगे तो इनकी जो कंपनी होगी उसका नाम होगा मर्चेंट एडवेंचरर्स। पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज नाम नहीं था। बेसिकली ये आना चाहते थे इंडोनेशिया की तरफ। बेसिकली चाहिए तो इनको मसाले थे। और एक बात आप ध्यान रखेंगे कि मसालों का जो ज़्यादा ट्रेड और मसाले कहाँ पे उगाए जाते हैं ज़्यादा, वो है इंडोनेशिया। लेकिन जब वो इंडोनेशिया की तरफ आते हैं तो वो यहाँ पे देखते हैं कि इंडोनेशिया में तो सिर्फ मसाले ही हैं, लेकिन साथ में इंडिया है। इंडिया में क्या है, मसालों के साथ साथ और भी बहुत से गुड्स हैं जहाँ से वो और भी ज़्यादा अपनी इकोनॉमी को फ्लरिश कर सकते हैं। तो वो इंडिया की तरफ एक्सपेडिशन चलाएंगे, ठीक है। अब इंडिया में मसालों के साथ साथ क्या क्या था? इंडिया में मसालों के साथ जो सबसे बड़ा ट्रेड चलता था वो था टेक्सटाइल्स का। बेसिकली इंडिया जो था फ्लरिश था टेक्सटाइल्स के काम में। तो ब्रिटिश मसालों के बदले टेक्सटाइल्स जो हैं इंडोनेशिया को दे देते थे। फिर ये मसाले जो हैं वो ब्रिटिश चाइना को बेचते थे और कुछ हिस्सा यूरोप में भेजा जाता था इनका, टेक्सटाइल का भी मसालों का भी। और बाकी क्या करते थे,
चाइना को बेचते थे और चाइना से मसालों के बदले में वो चाय ले लेते थे। अब इस चाय को वो जापान में बेचा करते थे और जापान से चाय के बदले ली जाती थी चांदी, जो कि यूरोप में भेजी जाती थी। एज ए रिजल्ट यूरोप वाज मोस्ट प्रॉस्पेरस कॉन्टिनेंट ऑफ दैट टाइम। इससे ये बात साबित होती है कि जो ब्रिटिश थे या यूरोपियंस थे वो काम किसके लिए कर रहे थे? बुलियंस के लिए, मतलब सोने और चांदी के लिए। वो अपने ट्रेड को तभी फ्लरिश कर पाते, तभी वो ज्यादा अमीर हो पाते, प्रॉस्पेरस हो पाते, जब कहीं ना कहीं से वो इन गुड्स के बदले बुलियन को मैनेज कर पाते, अरेंज कर पाते। जैसे कि जापान में चाय को बेचकर चांदी ले ली जाती थी, राइट। और इसके बाद अब हम बात करेंगे डेन्स की। तो डैनिश कंपनी जो थी वो पहली बार एस्टेब्लिश हुई इंडिया में 1616 ईस्वी में। तो दो इंपॉर्टेंट डैनिश स्टेशन जो थे इंडिया में हुआ करते थे। एक तो जो आपने याद रखना है वो है ट्रैंकुबार। ट्रैंकुबार क्या था? हेडक्वार्टर था डेन्स का। और वो ट्रैंकुबार कहाँ पे था? वो था तमिलनाडु में। और दूसरा जो था स्टेशन वो कौन सा था? वो था श्रीरामपुर। वो कहाँ पे है? वो बंगाल में है। डेन्स जो थे शुरुआत में जो ट्रेड करते रहे, लेकिन उसके साथ साथ इनका जो बेसिक मोटिव था वो था क्रिश्चियनिटी को प्रोपेगेट करना। अब आप कहेंगे क्रिश्चियनिटी को तो प्रोपेगेट पोर्टुगीज भी कर रहे थे, लेकिन अगर मैं आपको ये क्लियरली बताऊं तो पोर्टुगीज एक एरिया में कर रहे थे, एक पर्टिकुलर एरिया था। वो होल द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया उसमें प्रोपेगेट नहीं कर पा रहे थे क्रिश्चियनिटी को प्रोपेगेट। वो आपका बस पौंडीचेरी का एरिया जो था वहाँ पे, या गोवा का एरिया, उसमें कर रहे थे प्रोपेगेट। लेकिन जो डेन्स थे इन्होंने कंप्लीट लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया में प्रोपेगेट करने पे फोकस किया अपनी क्रिश्चियनिटी को। और क्या हुआ? इनका जो ट्रेड में इंटरेस्ट था वही खत्म हो गया। फाइनली जो डेन्स थे इन्होंने अपनी जो सेटलमेंट्स थी इंडिया में वो ब्रिटिश को सेल कर दी थी, जैसे कि ट्रैंकुबार और श्रीरामपुर की। यूरोपियंस इंडिया में मोनोपोलिस्टिक ट्रेड करना चाहते थे ताकि वे मन माने दाम पे गुड्स को बेच पाएं और यूरोप में एक अच्छी मार्केट से फायदा ले पाएं। इसलिए उन्होंने अपने सभी कंपटीटर्स को मैदान से साफ करने के लिए हर पॉसिबल एफर्ट ट्राई किया था।